हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी की पाठशाला। आज से हम लोग दृष्टि का बिहार स्पेशल सीरीज को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं इसके पहले चैप्टर को देखेंगे। इसके पहले चैप्टर क्या है? तो बिहार सामान्य परिचय है, और इसी के साथ हम लोग देख लेंगे बिहार प्राचीन इतिहास, यानी दो चैप्टर को एक ही वीडियो में हम लोग देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले चैप्टर को। बिहार सामान्य परिचय। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बिहार का पूरा मैप बनाया गया है, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इधर इस साइड जो है यूपी से लगा है, और ऊपर पूर्व की ऊपर जो है उत्तर की तरफ आपको नेपाल से लगा हुआ है, इधर पश्चिम बंगाल से है, और यहाँ पर झारखंड से है। यानी टोटल 3 राज्यों से बिहार लगता है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं को। राज्य का नाम। तो राज्य का नाम क्या है? बिहार। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों यानी बिहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। उल्लेखनीय है कि क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। राज्य की स्थापना यानी बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो 22 मार्च 1912 को, यानी उसी समय से 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। राज्य की राजधानी पटना। पटना का प्राचीन समय में नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर तथा अजीमाबाद इसके अन्य नाम रहे हैं। राज्य की भौतिक स्थिति 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 37 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 31 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य है। राज्य का क्षेत्रफल बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 345 किलोमीटर है। बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है। राज्य की सीमा से लगे राज्य की सीमा से 3 राज्य लगे हैं। पश्चिम बंगाल पूर्व से, उत्तर प्रदेश पश्चिम से तथा झारखंड दक्षिण से लगे हैं। राज्य की सीमा से लगा देश, तो राज्य की सीमा से सिर्फ एक ही देश लगता है। कौन है? वो है नेपाल। किधर से लगता है? तो उत्तर से लगता है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यानी संपूर्ण भारत में 2.86% है। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र है 2.86%। नेपाल की सीमा से लगे जिले। नेपाल की सीमा से 7 जिले लगते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो नेपाल से कौन कौन जिले लगते हैं? तो 7 जिले लगते हैं। कौन कौन? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिले, तो उत्तर प्रदेश से टोटल 8 जिले लगते हैं। तो कौन कौन है? तो देखते हैं। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज तथा पश्चिमी चंपारण। उत्तर प्रदेश से टोटल 8 जिले लगते हैं। तो कौन कौन? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज तथा पश्चिमी चंपारण। और देखते हैं पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे जिले। तो पश्चिम बंगाल से टोटल 3 जिले लगते हैं। तो कौन कौन? तो किशनगंज, पूर्णिया तथा कटिहार। पश्चिम बंगाल से टोटल 3 जिले लगते हैं। कौन कौन? तब किशनगंज, पूर्णिया तथा कटिहार। झारखंड की सीमा से लगे जिले। झारखंड से टोटल 8 जिले लगते हैं। तो वो भी कौन कौन है? तो उसको भी देख लेते हैं। भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास तथा कटिहार। झारखंड की सीमा से भी 8 जिले लगते हैं। कौन कौन है? तो भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास तथा कटिहार। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है? तो शिवहर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण
तथा सबसे दक्षिणी जिला गया। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर तथा सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। सबसे उत्तरी जिला आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर तथा सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। राज्य की जलवायु कैसी है? तो बिहार राज्य की जलवायु जो है मानसूनी है। बिहार की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी है। सामान्य वर्षा, बिहार में सामान्य वर्षा कितनी है? तो 1205 मिलीमीटर। बिहार की सामान्य वर्षा 1205 मिलीमीटर है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है बिहार के? तो किशनगंज में। न्यूनतम वर्षा वाले जिले कौन कौन है? तो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद तथा गया। न्यूनतम वर्षा वाले जिले कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया है। सबसे गर्म जिला आपका गया हो जाएगा। समुद्र तट से औसत दूरी है 200 किलोमीटर। समुद्र तट से औसत दूरी बिहार की कितनी है? तो 200 किलोमीटर है। समुद्र तट से औसत ऊंचाई 173 फीट या 53 मीटर। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट या लगभग 53 मीटर है। राज्य की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है? तो 10,40,99,452। राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है जनगणना 2011 के अनुसार? तो 10,40,99,452। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या कितनी है? तो 5,42,78,157। और राज्य की कुल जनसंख्या में महिला में कहेगा तो 4,98,21,295। भारत की कुल जनसंख्या में प्रतिशत अंक कितना है? तो 8.60% है। बिहार की कुल जनसंख्या प्रतिशत भारत में है लगभग 8.60%। कुल जनसंख्या की दृष्टि में देश में स्थान बिहार का है तीसरा। पहला में उत्तर प्रदेश जबकि दूसरा महाराष्ट्र है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान बिहार का कितना है? तो तीसरा है। पहला में उत्तर प्रदेश है और दूसरा में महाराष्ट्र है। जनसंख्या में दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 के बीच 25.42%, देश में छठा स्थान। जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 1106, देश में पहला स्थान। जनसंख्या घनत्व बिहार का पहला जनसंख्या घनत्व में बिहार पहला स्थान पर है। कितना है जनसंख्या घनत्व? 1106, जो देश में पहला स्थान पर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना हो जाएगा तो 58,38,465। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना हो जाएगा 58,38,465। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा हो जाएगा 6,36,342। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना 58,38,465। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा 6,36,342। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा 31.12%। न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज 19.02%। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा 31.12%। और न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज 19.02% है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर भभुआ 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर यानी भभुआ 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर भभुआ 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर लगभग 61.80% है। साक्षरता दर बिहार की कितनी है? तो लगभग 61.80% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.20 तथा महिला साक्षरता दर 51.50 है। साक्षरता दर बिहार की कितनी है? तो 61.80, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.20% तथा महिला साक्षरता दर 51.50% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है।
रोहतास का साक्षरता दर कितना है 73.37%। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया, इसका साक्षरता दर है 51.08% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास, जिसमें 82.88% पुरुष साक्षर है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रोहतास और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला सहरसा। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रोहतास 62.97% और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला सहरसा 41.68% है। लिंगानुपात, बिहार का लिंगानुपात कितना है तो 918। बिहार का लिंगानुपात कितना है तो 918। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज 1021 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज है, 1021 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है 876। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है तो मुंगेर है 876। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 935 है। शिशु लिंगानुपात बिहार के कितना है तो 935 है। शिशु लिंगानुपात बिहार के 935 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज 971 और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली 904। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज 971 और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली 904। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना 25,14,590। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना 25,14,590। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर 28,116। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना 25,14,590। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर 28,116। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 88.71% है। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 88.71%। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 11.29% है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है पटना की कितना है तो 43.07% है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है पटना की 43.07%। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है समस्तीपुर 3.47% है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है समस्तीपुर की 3.47%। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति 15.9% है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है 15.9%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला गया कितना है तो 13,34,351। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है गया 13,34,351। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला गया है 30.39%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला गया है 30.39%। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला शिवहर है 96,655। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला शिवहर है 96,655। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला गया और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला शिवहर। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला किशनगंज। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला किशनगंज 6.69% है तथा कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति 1.3% है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति 1.3%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला पश्चिमी चंपारण 2,50,46 है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला पश्चिमी चंपारण 2,50,46 है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला शिवहर 318। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला शिवहर 318। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला पश्चिमी चंपारण 6.35%।
सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला पश्चिमी चंपारण 6.35%। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले 0.04% में औरंगाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर। राज्य का उच्च न्यायालय पटना में, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1916 में स्थापित किया गया था। राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो पटना में। तो वर्ष 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रमंडल या कमिश्नरों की संख्या 9। प्रमंडल या कमिश्नरियों की संख्या 9 है। कौन कौन है? प्रमंडल कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध व पूर्णिया। प्रमंडलों की संख्या बिहार में कितनी है? तो 9। कौन कौन? तो कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध व पूर्णिया। जिलों की संख्या कितने हैं? तो 38। अनुमंडलों की संख्या 101, प्रखंडों की संख्या 534 तथा पंचायतों की संख्या 8406। प्रमंडल की संख्या 9। कौन कौन है? तो कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध व पूर्णिया है। तो जिलों की संख्या 38, अनुमंडलों की संख्या 101, प्रखंडों की संख्या 534, पंचायतों की संख्या 8406। पुलिस स्टेशन यानी थाना की संख्या 853। पुलिस स्टेशन यानी थाना की संख्या 853। राजस्व ग्रामों की संख्या 45,103। राजस्व ग्रामों की संख्या 45,103। लोकसभा सदस्यों की संख्या 40। बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 40। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16। लोकसभा सदस्यों की संख्या बिहार में कितनी है? 40। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 6। बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। विधानमंडल, बिहार में विधानमंडल द्विसदनीय है। उच्च सदन, विधान परिषद, निम्न सदन, विधानसभा। बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल है। एक उच्च सदन यानी उच्च सदन विधान परिषद होता है तथा निम्न सदन विधानसभा होता है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 होती है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 तथा विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75। विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 तथा विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 होती है। बिहार के राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष 2 स्वास्तिक के बीच स्थित है। बोधि वृक्ष 2 स्वास्तिक के बीच स्थित है। बिहार के राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष 2 स्वास्तिक के बीच स्थित है। राजकीय भाषा हिंदी। बिहार की राजकीय भाषा हिंदी तथा द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। राजकीय पक्षी राजकीय वृक्ष पीपल तथा राजकीय पक्षी गोरैया। राजकीय वृक्ष पीपल तथा राजकीय पक्षी गोरैया। राजकीय पुष्प गेंदा यानी मैरीगोल्ड। गेंदा में भी कौन? तो मैरीगोल्ड। राजकीय पुष्प कौन है? तो गेंदा, मैरीगोल्ड। राजकीय मछली मांगुर। राजकीय मछली कौन सी है? मांगुर। राजकीय पशु बैल। राजगीत मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार। बिहार के राजकीय गीत कौन सा है? तो मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार। राज्य प्रार्थना। बिहार की राज्य प्रार्थना कौन सा है? मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें। बिहार राज्य की प्रार्थना क्या है? तो मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें। और राजगीत है मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार। विश्वविद्यालय की संख्या 23 है। बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो 23 है। लोक नृत्य। बिहार के लोक नृत्य कौन कौन से है? तो कटघोड़वा, छऊ, लौंडा, धोबिया, झिझिया, झरनी, कर्मा, डोमकच। बिहार के लोक नृत्य कौन कौन से है? तो कटघोड़वा, छऊ, लौंडा, धोबिया, झिझिया, झरनी, कर्मा, डोमकच। प्रमुख वन प्रकार। बिहार के प्रमुख वन के प्रकार कैसे है? तो पर्णपाती। नोट वर्ष 2000 में झारखंड के बनने के बाद बिहार विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित एक सीट भी झारखंड के खाते में चली गई। वर्ष 2000 में झारखंड के बनने के बाद बिहार विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित एक सीट भी झारखंड के खाते में चली गई। बिहार में वन्यजीव अभयारण्य। गौतम बुद्ध गया जिले में, भीमबांध मुंगेर जिले में, वाल्मीकि उदयपुर पश्चिमी चंपारण जिले में,
विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन भागलपुर जिले में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन किस जिले में है? तो भागलपुर जिले में। कैमूर, राजगीर वन जीव अभ्यारण्य बिहार में। वन जीव अभ्यारण्य गौतम बुद्ध गया जिले में, भीम बांध मुंगेर जिले में, वाल्मीकि उदयपुर पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन भागलपुर जिले में। कैमूर राजगीर, कैमूर और राजगीर। पक्षी अभ्यारण्य नकटी जमुई जिले में, कुशेश्वर स्थान दरभंगा, नागी जमुई जिले में, गोगाबिल कटिहार जिले में, कांवर झील बेगूसराय जिले में, बक्सर। पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई जिले में है। कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है। नागी जमुई जिले में है। गोगाबिल कटिहार जिले में, कांवर झील बेगूसराय जिले में और एक बक्सर में है। राज्य में प्रथम यानी प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम। बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलतराम। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम और प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रामदयालु सिंह स्वतंत्रता से पूर्व। बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा स्वतंत्रता उपरांत यानी स्वतंत्रता के बाद। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रामदयालु सिंह यानी स्वतंत्रता के पूर्व रहेगा तो रामदयालु सिंह और स्वतंत्रता के बाद बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष अब्दुल बारी स्वतंत्रता से पूर्व। देवशरण सिंह स्वतंत्रता उपरांत। विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता एस.के. बागे। विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो एस.के. बागे। प्रथम विधानसभा परिषद सभापति सर वाल्ट मोडे 1921 में। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जुलाई 1921 से 1922। राजीव रंजन प्रसाद स्वतंत्रता उपरांत। प्रथम विधानसभा उपसभापति सैयद हसन इमाम स्वतंत्रता से पूर्व तथा स्वतंत्रता के बाद श्यामा प्रसाद सिंह। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एडवर्ड मेनिड चेम्प्स-चेमेर। मार्च 1916 में। मनमोहन अग्रवाल स्वतंत्रता उपरांत। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनिड चेम्प्स-चेमेर मार्च 1916 में थे। मनमोहन अग्रवाल स्वतंत्रता उपरांत। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु। प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु। प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। प्रथम भोजपुरी फिल्म है गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो। प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान। प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र मुजफ्फरपुर 1979। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु। प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। प्रथम भोजपुरी फिल्म है गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो। प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान। प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र मुजफ्फरपुर 1979। चैप्टर 2। बिहार के ऐतिहासिक परिचय को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत दिए गए तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। पूरा पाषाण काल। इस काल के प्रमुख पुरातात्विक अवशेष मुख्यतः दक्षिण बिहार से प्राप्त हुए हैं। इसमें पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, खुरचनी तथा उत्कीर्ण खुरपी आदि हैं। उत्कीर्णक यानी खुरपी आदि हैं। ये अवशेष मुख्यतः गया की जेठियन व पेमार घाटी, मुंगेर के भीम बांध व पेशरा, भागलपुर के राजपोखर व मालीजोर, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर तथा नालंदा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त गया जिले के शेरघाटी में प्रागैतिहासिक मानव के चट्टानी आवास के 2 साक्ष्य मिले हैं।
मध्यपाषाण काल, इस काल के साक्ष्यों के अंतर्गत मुंगेर जिले से छोटे आकार के पत्थर निर्मित तेज हथियार तथा नोक वाले औजार मिले हैं। मध्यपाषाण काल से तेज हथियार तथा नोक वाले औजार मिले हैं। नवपाषाण काल, इस काल के साक्ष्यों के अंतर्गत पत्थर के सूक्ष्म औजारों के साथ साथ हड्डी निर्मित उपकरण प्रमुख हैं, जो चिरांद का है सारण, मनेर पटना, चेचर और कुतुबपुर वैशाली, ताराडीह गया तथा सेनुआर रोहतास से मिले हैं। इसमें चिरांद हड्डी के उपकरणों के लिए पूरे देश में विख्यात है। नवपाषाण काल में हड्डी के उपकरण मिले हैं कहाँ से, तो चिरांद से। ताम्रपाषाण काल, इस काल के साक्ष्य चिरांद सारण, सोनपुर बेलागंज प्रखंड गया, मनेर पटना, चेचर वैशाली, राजगीर सेनुआर रोहतास तथा ओरियम भागलपुर से मिले हैं। इनमें काले एवं लाल मृदबान प्रमुख हैं। ताम्रपाषाण काल में काले एवं लाल मृदबान प्रमुख है, जो समांतर 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक के माने जाते हैं। लौह काल, इस काल को उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता है। लौह काल को उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता है। इस दौरान मानवीय बस्तियों के उत्तर बिहार क्षेत्र में स्थापित होने के संकेत मिलते हैं। इस काल के अंतर्गत लोहे का उपयोग मुख्यतः औजार बनाने के लिए होता था। इस काल के दूसरे चरण को सामान्यतः उत्तरी काले चमकीले मृत भांडों से जाना जाता है। इसके साक्ष्य बक्सर व चिरांद से मिलते हैं। इस काल में कृषि कार्यों में लोहे का प्रयोग शुरू होने लगा था, साथ ही नगरीकरण की शुरुआत भी हो गई थी। तो लौह काल में कृषि कार्यों में लोहे का प्रयोग शुरू होने लगा था और साथ साथ नगरीकरण की शुरुआत भी शुरू हो गई थी। वैदिक युग, इस काल के अंतर्गत सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिलता है। इसमें विदेह वर्तमान तिरहुत क्षेत्र के जनक को सम्राट यानी राजा बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें विदेह माधव तथा उनके पुरोहित गौतम राघवन एवं सदानेरा के रूप में वर्तमान गंडक नदी की भी चर्चा है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार माधव विदेह को ही उत्तर बिहार में आर्य संस्कृति का विस्तार करता माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार माधव यानी विदेह को ही बिहार यानी उत्तर बिहार में आर्य संस्कृति का विस्तार करता माना जाता है। विदेह के राजा जनक के दरबार में ही शतपथ ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य तथा उनकी पत्नी मैत्रेयी रहते थे। विदेह के राजा जनक के दरबार में ही शतपथ ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य तथा उनकी पत्नी मैत्रेयी रहते थे। ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकर शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि प्रेमगंध को इसका शासक बताया गया है। ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकर शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि प्रेमगंध को इसका शासक बताया गया है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद में अंग एवं मगध क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जबकि यजुर्वेद में विदेह राज का। अथर्ववेद में अंग एवं मगध क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जबकि यजुर्वेद में विदेह राज का मिलता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत वर्तमान बक्सर क्षेत्र के लिए मलद व करुणा शब्द का उल्लेख किया गया है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत वर्तमान बक्सर क्षेत्र के लिए मलद व करुणा शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त इसमें इस क्षेत्र को राक्षसी ताड़िका का वास क्षेत्र भी कहा जाता है। राक्षसी ताड़िका का वास क्षेत्र भी बताया गया है। वायु पुराण तथा पद्म पुराण में राजगिरी, गया तथा पुनपुन को पवित्र स्थान बताया गया है। हालांकि कुछ पौराणिक स्रोतों में गया क्षेत्र में असुरों का राज होने का भी उल्लेख मिलता है। वायु पुराण तथा पद्म पुराण में राजगिरी, गया तथा पुनपुन को पवित्र स्थान बताया गया है। हालांकि कुछ पौराणिक स्रोतों में गया क्षेत्र में असुरों का राज होने का भी उल्लेख मिलता है। महाजनपद काल, लगभग 600 ईसा पूर्व के समय को महाजनपद काल माना जाता है। लगभग 600 ईसा पूर्व के समय को महाजनपद काल माना जाता है। बौद्ध साहित्य, अंगुत्तर निकाय तथा जैन साहित्य भगवती सूत्र के अनुसार इस काल के कुल 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद अंग, मगध व वजी बिहार में स्थित हैं। बौद्ध साहित्य, अंगुत्तर निकाय तथा जैन साहित्य भगवती सूत्र के अंतर्गत
के अनुसार इस काल के कुल 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद अंग, मगध व वज्जी बिहार में स्थित है। तो कौन कौन? तो अंग, मगध व वज्जी बिहार में स्थित है। अंग, सर्वप्रथम अथर्ववेद में अंग महाजनपद का उल्लेख मिलता है। इसकी राजधानी चंपा भागलपुर के निकट थी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जिसकी रचना पाणिनि ने की। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने की थी। इसके अंतर्गत अंग के लिए वंग, कलिंग तथा पुंड्र आदि उपनामों का प्रयोग किया गया है। अष्टाध्यायी जिसकी रचना पाणिनि ने की है के अंतर्गत अंग के लिए वंग, कलिंग तथा पुंड्र आदि उपनामों का प्रयोग किया गया है। यह राज्य वर्तमान बिहार के मुंगेर तथा भागलपुर जिले में विस्तृत था। यह राज्य कौन राज्य? तो अंग जो है बिहार के वर्तमान के बिहार के मुंगेर तथा भागलपुर जिले में विस्तृत था। मालिनी इसकी प्रारंभिक राजधानी थी। अंग की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो मालिनी। कालांतर में चंपा इसकी राजधानी बनी। अंग की प्रारंभिक राजधानी मालिनी थी तथा कालांतर में यानी बाद में चंपा इसकी राजधानी बनी। चंपा को ह्वेनसांग ने चेनपो कहा है। चंपा को ह्वेनसांग ने चेनपो कहा है। इस राज्य का पहला आर्य राजा तितुक्षी जबकि अंतिम आर्य राजा कर्ण कुंती पुत्र को माना जाता है। अंग राज्य का पहला आर्य राजा तितुक्षी जबकि अंतिम राजा कर्ण यानी कुंती पुत्र को माना जाता है। अंग राज्य के राजा दधिवाहन को पुत्री चंदना जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। अंग राज्य के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदना जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। अंग राज्य के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त के शासनकाल में ही बिंबिसार ने इस पर आक्रमण करके इस क्षेत्र को अपने राज्य में शामिल कर लिया। अंग राज्य के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त के शासनकाल में ही बिंबिसार ने इस पर आक्रमण करके इस क्षेत्र को अपने राज्य में शामिल कर लिया। आसन, भक्षीय, असपुर तथा चंपा इस राज्य के प्रमुख नगर थे। अंग के प्रमुख नगर कौन कौन थे? तो आसन, भक्षीय, असपुर तथा चंपा इस राज्य के प्रमुख नगर थे। अब देखते हैं वज्जी। वज्जी महाजनपद में वर्तमान बिहार के मुजफ्फरपुर, चंपा, चंपारण, दरभंगा तथा सारण के क्षेत्र सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त इसकी सीमाएं नेपाल के तराई तक फैली हुई थी। वज्जी महाजनपद में वर्तमान बिहार के मुजफ्फरपुर, चंपारण, दरभंगा एवं सारण के क्षेत्र सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त इसकी सीमाएं नेपाल के तराई तक फैली हुई थी। इसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जी की राजधानी कहाँ थी? वज्जी की राजधानी वैशाली थी। इस महाजनपद का सबसे प्रमुख सदस्य लिच्छवी गणराज था जहाँ के शासक क्षत्रिय थे। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। इस महाजनपद का सबसे प्रमुख सदस्य लिच्छवी गणराज था जहाँ के शासक क्षत्रिय थे। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में लिच्छवी के लिए राज शब्दोपजीवी कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में लिच्छवी के लिए राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में लिच्छवी के लिए राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। वज्जी महाजनपद के प्रमुख चेटक की पुत्री का विवाह मगध के राजा अजातशत्रु से हुआ था। वज्जी महाजनपद के प्रमुख चेटक की पुत्री का विवाह मगध के राजा अजातशत्रु से हुआ था। मगध नरेश अजातशत्रु ने वज्जी महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिला लिया। मगध नरेश अजातशत्रु ने वज्जी महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिला लिया। वैशाली, नमनेदिष्ट मनु का पुत्र, नमनेदिष्ट यानी मनु का पुत्र ने वैशाली में वैशाल यानी वैशालिका राजवंश की शुरुआत की जिनमें कुल 33 राजा हुए। 24वें राजा विशाल ने वैशाली शहर की स्थापना की। वैशाली शहर की स्थापना किसने की थी? तो विशाल ने। सुमति यानी परमति इस वंश का अंतिम राजा था। सुमति यानी परमति इस वंश का अंतिम राजा था। वैशाली, नमनेदिष्ट, वैशाली नमनेदिष्ट यानी मनु का पुत्र ने वैशाली में वैशाल यानी वैशाली का राजवंश की स्थापना की। वैशाल या वैशाली का राजवंश की स्थापना की जिसमें कुल 33 राजा हुए। 24वें राजा विशाल ने वैशाली शहर की स्थापना की। सुमति यानी परमति इस वंश का अंतिम राजा था।
मगध। बृहद्रथ वंश, इस वंश का संस्थापक बृहद्रथ को माना जाता है। बृहद्रथ वंश, इस वंश का संस्थापक बृहद्रथ को माना जाता है, जबकि रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था। बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ ही था, जबकि अंतिम शासक रिपुंजय था। इस वंश के शासनकाल में मगध की राजधानी वसुमती, गिरिव्रज या कुशाग्रपुर थी। इस वंश के शासनकाल में मगध की राजधानी वसुमती, गिरिव्रज या कुशाग्रपुर थी। हौरक वंश, इस वंश का संस्थापक बिंबिसार था। हौरक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार, जिसने 492 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। इसने मगध व अंग महाजनपद के मध्य कटु संबंधों को समाप्त किया। हौरक वंश, इस वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जिसने 492 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। इसने मगध व अंग महाजनपद के मध्य कटु संबंधों को समाप्त किया। राजवैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार में थे। राजवैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार में थे। बिंबिसार को अस्थायी सेना रखने वाला पहला शासक माना जाता है। बिंबिसार को अस्थायी सेना रखने वाला पहला शासक माना जाता है। बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक बना। बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक बना, जिसने वजिष्ठ संघ को मगध में मिला लिया। अजातशत्रु के बाद उदयन शासक बना, जिसने पाटलिपुत्र को राजगिरी के स्थान पर राजधानी बनाया। अजातशत्रु के बाद उदयन शासक बना, जिसने पाटलिपुत्र को राजगिरी के स्थान पर राजधानी बनाया। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था। हौरक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। शिशुनाग वंश ने 412 ईसा पूर्व में इस वंश की स्थापना की तथा वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में इस वंश की स्थापना की तथा वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश के शासनकाल में वत्स व कौशल को मगध में शामिल किया गया। इस वंश के शासनकाल में वत्स व कौशल को मगध में शामिल किया गया। कालाशोक शिशुनाग के बाद शासक बना। कालाशोक शिशुनाग के बाद शासक बना। इसने ही पाटलिपुत्र को मगध के अस्थायी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी किसने बनाया था? कालाशोक ने। नंद वंश, इस वंश की स्थापना 344 ईसा पूर्व में महापद्म नंद ने की। इस वंश में कुल 9 शासक हुए। धनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश, इस वंश की स्थापना 344 ईसा पूर्व में महापद्म नंद ने की। इस वंश में कुल 9 शासक हुए। धनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य यानी चाणक्य की मदद से मगध पर इस वंश के शासन का अंत कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य यानी चाणक्य की मदद से नंद वंश का अंत कर दिया। मौर्य साम्राज्य, इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य कौटिल्य के सहयोग से की थी। इसने यूनानी सेनापति सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हराया था। मौर्य साम्राज्य, इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य यानी कौटिल्य के सहयोग से की थी। इसने यूनानी सेनापति सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हराया था। 315 ईसा पूर्व में सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना है, जिसमें पाटलिपुत्र के नगर व सैन्य प्रशासन का उल्लेख मिलता है। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की पूर्व जानकारी कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में मिलती है। पुरातत्ववेत्ता स्पूनर ने पटना के समीप कुम्हरार में चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष खोजे थे। पुरातत्ववेत्ता स्पूनर ने पटना के समीप कुम्हरार में चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष खोजे थे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। इसके दरबार में डायमेकस एंटियोकस का राजदूत आया था। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आया था, जो एंटियोकस का राजदूत था। इसके अतिरिक्त इसके दरबार में आजीवक संप्रदाय से संबंधित पिंगल वत्स नामक भविष्यवक्ता भी रहता था। पिंगल वत्स नामक भविष्यवक्ता किसके दरबार में रहता था? तो बिंदुसार के दरबार में। अशोक बिंदुसार की मृत्यु के बाद 269 ईस्वी में राजा बना। अशोक बिंदुसार की मृत्यु के बाद 269 ईस्वी में राजा बना। ऐसा कहा जाता है कि इसने पद के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की। किसने? तो अशोक ने। अशोक बिंदुसार की मृत्यु के बाद 269 ईस्वी में राजा बना।
ऐसा कहा जाता है कि इसने पद के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध की नीति का त्याग कर दिया तथा धम्म को अपनाया। इसके शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध की नीति का त्याग कर दिया तथा धम्म को अपनाया। इसके शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। अशोक द्वारा धम्म मात्र नामक आधिकारिक नियुक्ति शांति सद्भाव के प्रचार के लिए की गई थी। अशोक द्वारा धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति शांति सद्भाव के प्रचार के लिए की गई थी। भाब्रू शिलालेख में अशोक को मगध के राजा के रूप में दिखाया गया है। भाब्रू शिलालेख में अशोक को मगध के राजा के रूप में दिखाया गया है। चंपारण, सासाराम तथा बराबर गया से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि अशोक अभिलेख जारी करने वाला भारत का पहला शासक था। चंपारण, सासाराम तथा बराबर यानी गया से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि अशोक अभिलेख जारी करने वाला भारत का पहला शासक था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से दीक्षा लेकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से दीक्षा लेकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका, नेपाल तथा म्यांमार यानी बर्मा में अपने दूत भेजे थे। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका, नेपाल तथा म्यांमार में अपने दूत भेजे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था, जिसकी हत्या 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था, जिसकी हत्या 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। ऐसा माना जाता है कि पुष्यमित्र ने व्यापक पैमाने पर बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की तथा स्तूपों का विनाश किया। शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। ऐसा माना जाता है कि पुष्यमित्र ने व्यापक पैमाने पर बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की तथा स्तूपों का विनाश किया। इस वंश के समय ही डेमेट्रियस का आक्रमण पाटलिपुत्र पर हुआ। इस वंश के समय ही डेमेट्रियस का आक्रमण पाटलिपुत्र पर हुआ। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति। पतंजलि शुंगों के दरबार में शामिल थे। पतंजलि शुंगों के दरबार में शामिल थे। कौरव वंश। इस वंश की स्थापना 75 ईसा पूर्व में वसुदेव ने की थी। कौरव वंश की स्थापना 75 ईसा पूर्व में वसुदेव ने की थी। कौरव शासकों को भी ब्राह्मण माना जाता है। कौरव शासकों को भी ब्राह्मण माना जाता है। इस वंश के शासनकाल में मगध का साम्राज्य पाटलिपुत्र के क्षेत्र तक ही सीमित हो गया था। इस वंश के शासनकाल में मगध का साम्राज्य पाटलिपुत्र के क्षेत्र तक ही सीमित हो गया था। इस वंश के अंतिम शासकों को आंध्र सातवाहनों ने पद से हटा दिया। इस वंश के अंतिम शासकों को आंध्र सातवाहनों ने पद से हटा दिया। गुप्त साम्राज्य। श्रीगुप्त इस साम्राज्य का पहला शासक था। गुप्त साम्राज्य यानी श्रीगुप्त इस साम्राज्य का पहला शासक था। हालांकि चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 335 ईस्वी को इस साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र सम्राट माना जाता है। श्रीगुप्त इस साम्राज्य का प्रथम शासक था। हालांकि चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 335 ईस्वी को इस साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र सम्राट माना जाता है। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने पाटलिपुत्र को महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने पाटलिपुत्र में महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात सम्राट बना। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त मृत्यु के पश्चात सम्राट बना। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इनके दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, विजय अभियानों तथा साम्राज्य विस्तार का उल्लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, विजय अभियानों तथा साम्राज्य विस्तार का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। इसके अतिरिक्त वह एक प्रशासक, संगीतज्ञ, कवि तथा विद्या का संरक्षक भी था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी रामगुप्त था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी रामगुप्त था। समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका का राजा मेघवर्धन ने अपना राजदूत
गया में एक बौद्ध मठ बनवाने के लिए भेजा था। समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने अपना राजदूत गया के एक बौद्ध मठ बनवाने के लिए भेजा था। रामगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 380 से 412 ईस्वी राजा बना। रामगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य 380 से 412 ईस्वी तक राजा बना। इसके दरबार में कालिदास, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरी तथा अमर सिंह रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरी तथा अमर सिंह रहते थे। इसके ही शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत भ्रमण पर आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत भ्रमण पर आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के उपरांत कुमारगुप्त 441 से 455 शासक बना। इसे नालंदा महाविहार यानी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त शासक बना। भानुगुप्त को गुप्त शासक अंतिम गुप्त शासक माना जाता है। भानुगुप्त को अंतिम गुप्त शासक माना जाता है। गुप्त काल में ही बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण हुआ था। गुप्त काल में ही बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण हुआ था। नोट: प्रवर्ती गुप्त शासकों में शशांक ने बोध गया स्थित बोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई। प्रवर्ती गुप्त शासकों में शशांक ने बोध गया स्थित बोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई। हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था। हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था। आदित्य सेन प्रवर्ती गुप्त शासकों में सबसे शक्तिशाली था। आदित्य सेन प्रवर्ती गुप्त शासकों में सबसे शक्तिशाली था। पाल वंश: बिहार में पाल वंश का संस्थापक गोपाल को माना जाता है। बिहार में पाल वंश का संस्थापक गोपाल को माना जाता है। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक महिपाल प्रथम को माना जाता है। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक महिपाल प्रथम को माना जाता है। इस वंश के शासकों ने बौद्ध शैक्षणिक संस्थाओं को बढ़ावा दिया। इस वंश के शासकों ने बौद्ध शैक्षणिक संस्थाओं को बढ़ावा दिया। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके अतिरिक्त उदंतपुरी विश्वविद्यालय भी इसी समय अस्तित्व में आया। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके अतिरिक्त उदंतपुरी विश्वविद्यालय भी इसी समय अस्तित्व में आया। कर्नाट वंश: इस वंश का संस्थापक नान्यदेव को माना जाता है। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव को माना जाता है, जिसने तिरहुत क्षेत्र पर 1097 से 1147 ईस्वी तक शासन किया। कर्नाट वंश: इस वंश का संस्थापक नान्यदेव को माना जाता है, जिसने तिरहुत क्षेत्र पर 1097 से 1147 ईस्वी तक शासन किया। हरि सिंह देव इस वंश का अंतिम शासक था। इसके ही शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक बंगाल का अभियान हुआ था। हरि सिंह देव इस वंश का अंतिम शासक था। इसके ही शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान हुआ था। इस वंश का 1378 ईस्वी में पूर्ण रूप से पतन हो गया। कर्नाट वंश का 1378 ईस्वी में पूर्ण रूप से पतन हो गया। जैन धर्म व महावीर: इस धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ जबकि माता का नाम त्रिशला था। 42 वर्ष की आयु में रजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 72 वर्ष की उम्र में राजगिरी के समीप पावापुरी समीप 468 ईसा पूर्व में इन्हें निर्वाण प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी के नाम यशोधरा जबकि पुत्र का नाम राहुल था। इनको 35 वर्ष की आयु में बोध गया में निरंजना नदी यानी फल्गु नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना को संबोधि कहा जाता है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। बोध गया में लगा हुआ बोधि वृक्ष अपनी पीढ़ी का चौथा वृक्ष है। बोध गया में लगा हुआ बोधि वृक्ष अपनी पीढ़ी का चौथा वृक्ष है।
उदयन को पाटलिपुत्र का संस्थापक माना जाता है। उदयन को पाटलिपुत्र का संस्थापक माना जाता है। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। धनानंद सिकंदर महान का समकालीन था। घनानंद सिकंदर महान का समकालीन था। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का राजमहल लकड़ी का बना हुआ था। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का राजमहल लकड़ी का बना हुआ था। बराबर की गुफाओं का प्रयोग आजीविक संप्रदाय के लोगों ने अपने आश्रय गृह के रूप में किया था। बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीविक संप्रदाय के लोगों ने अपने आश्रय गृह के रूप में किया था। भाब्रू अभिलेख में अशोक को मगध का सम्राट बताया गया है। भाब्रू अभिलेख में अशोक को मगध का सम्राट बतलाया गया है। अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में आयोजित हुई थी। अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में आयोजित हुई थी। नोट: बिहार के प्राचीन इतिहास से संबंधित तथ्यों के विस्तृत अध्ययन के लिए बिहार DLP के प्राचीन भारतीय बिहार के विषय सुंदर। बहुविकल्पीय प्रश्न: कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नानदेव। कर्नाट वंश का संस्थापक नानदेव था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थे? राजगिरी या गिरिब्रज। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो राजगिरी या गिरिब्रज। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक। अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक था। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्र पर। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो चतुर्थ पीढ़ी का। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने पीढ़ी की किस पीढ़ी का है? तो चतुर्थ पीढ़ी का। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किस स्थान पर किसके द्वारा स्थापित किया था? तो लिच्छवी के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर स्थापित थी? तो वैशाली में। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर स्थापित थी? वैशाली में। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। वो स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? इंडिका। मेगास्थनीज इंडिका। वो स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका, मेगास्थनीज की। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था तो लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? तो आजीविकों ने। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीविकों ने। वो स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बतलाया है? तो भाब्रू स्तंभ। वो स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बतलाया है? तो भाब्रू स्तंभ। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? तो लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो राजगिरी में। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो राजगिरी में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तब तक के लिए नमस्कार।